Welcome to all. Myself Anita Malav, Assistant Professor, Department of Botany, GDB Government Girls College कोटा। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन का बॉटनिकल नेम है सैक्रम ऑफिसिनेरम, फैमिली पोएसी, कॉमन नेम इसको शुगर कैन और हिंदी में गन्ना कहते हैं। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा माना जाता है कि इसका ओरिजिन साउथ पैसिफिक प्रोबेबली न्यू गिनी से माना गया है और यहीं से यह अन्य देशों में फैला और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में इसका फैलाव हुआ। भारत में प्राक ऐतिहासिक कालों से इसको उगाया जा रहा है। इसके बाद यह चाइना में लगभग 800 बीसी के आसपास वहां पर इंट्रोड्यूस हुई थी और इसके प्रमाण मिले हैं हमें कई, जैसे चाइनीज और इजिप्शियन रिकॉर्ड्स हैं, बाइबल्स हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिनसे ये पता लगता है कि भारत में काफी समय से शुगर केन यानी गन्ने को उगाया जा रहा है और यहीं से यह चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ है या अन्य देशों में यह इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा पर्सियन में यह 6th सेंचुरी एडी में पहुंचा। उसके बाद ये इजिप्ट, स्पेन में पहुंचा बाय अरब ट्रैवलर्स के द्वारा। इसके बाद यह अन्य कई देशों में फैला हुआ। 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो पोर्चुगीज और स्पेनिश एक्सप्लोरर और कॉलोनाइजर थे, इन्होंने विश्व के अन्य देशों में शुगर केन को इंट्रोड्यूस करवाया। शुगर केन की जो फसल है यानी गन्ने की जो फसल है वह आर्द्र उष्ण कटिबंधीय फसल होती है और यह भारत की मुख्य कैश क्रॉप है। और विश्व के अन्य देश जैसे ब्राजील, चाइना, मैक्सिको, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, अन्य कई देशों में यह फसल उगाई जाती है। बॉटनिकल कैरेक्टर्स इसके हम देखें तो यह एक पेरेनियल ग्रास है, बहुवर्षीय है यह, और यह क्लम्स के रूप में पाई जाती है। इसके जो स्टेम है उसको हम कल्म कहते हैं, सॉलिड होता है, जॉइंटेड होता है यह, और इसकी हाइट 2 से 3 मीटर और डायमीटर 3 से 6 सेंटीमीटर होता है। जो कल्म होते हैं उनमें 80% जूस होता है, इसके अंदर 12 से 17% शुगर कंटेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो कल्म का जो कलर है वह येलो से लेकर गहरा हरा, पर्पल, रेड और वायलेट हो सकता है। कलम को हम देखें तो यह नीचे की ओर टॉप या स्टिल रूट निकलती हैं जो कलम को सपोर्ट प्रदान करती हैं, और यह जो स्टिल रूट होती हैं ये नीचे के जो लोअर नोड्स होते हैं, पर्व संधियां जो होती हैं उनसे निकलते हैं। पत्तियां जो होती हैं वो एकांतर क्रम में स्थित होती हैं और जो पत्तियां होती हैं वह लंबी होती हैं, थिन होती हैं, फ्लैट होती हैं, 0.9 से 1.5 मीटर लॉन्ग होती हैं और 2.5 से 10 सेंटीमीटर वाइड होती हैं। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पैनिकल होता है और अधिकतर जो कल्टीवेटेड वेराइटीज हैं वो हेटेरोजाइगस होती हैं और इसका जो प्रोपेगेशन होता है वेजिटेटिवली ही होता है। भारत के अंदर हम देखें तो कई क्षेत्रों में इसका अधिकतर स्टेट्स में इसका कल्टीवेशन होता है। मुख्य जो स्टेट हैं वह है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, गुजरात एंड राजस्थान। भारत के अंदर से कल्टीवेशन देखें तो 4.2 मिलियन हेक्टेयर्स पर इसकी खेती की जाती है और 300 मिलियन टन्स के लगभग इसका प्रोडक्शन होता है। जो फसल होती है इसको गर्म और नमी वाला जो क्लाइमेट होता है वह चाहिए होता है उसकी, और जो रेनफॉल है वह 200 से 225 सेंटीमीटर पर एनम इसकी को आवश्यकता होती है। एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए होता है। ए ड्राई, सनी एंड फ्रोस्ट फ्री राइपनिंग पीरियड, जब फसल पकती है तो उस समय बिल्कुल ड्राई होना चाहिए और फ्रोस्ट फ्री जो होना चाहिए वातावरण। दूसरा क्रॉप ग्रो उन्हें वाइड वैरायटी ऑफ सॉइल्स, कई तरह की सॉइल्स में उगाई जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छी जो सॉइल होती है वह क्ले लोम सॉइल है। इसके अलावा पानी का जो भराव होता है मिट्टी में वो नहीं होना चाहिए, तो गुड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, तो फसल अच्छी पैदा होती है, पैदावार बढ़ जाती है।
शुगर केन कल्टीवेशन हम देखें तो हमने देखा कि जो शुगर केन का जो कल्टीवेशन होता है, यह कटिंग के द्वारा जो शुगर केन होते हैं उसको काट लेते हैं और इन्हीं को हम सीड सेट कहते हैं। जो गन्ने को काट कर सीड सेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है या सीड पीस इसे कहते हैं या सीड इसको हम कहते हैं। इसके अलावा कई बार रतुनिंग मेथड से भी गन्ने की खेती की जाती है। जब गन्ने की फसल पक जाती है तो उसको एक या दो पर्व तक छोड़ दिया जाता है, 2 पर्व तक, और वहां से काट लिया जाता है। फिर जो नीचे का बचा हुआ भाग होता है वो पुनः अंकुरित हो जाता है। इस मेथड को रतुनिंग कहते हैं। तो एक बार जब सीड लगा दिया जाता है उसके बाद रतुनिंग मेथड से हम 2 से 3 फसल आराम से प्राप्त कर सकते हैं। भारत में शुगर केन को जनवरी से मार्च में इसको फसल को उगाया जाता है। जो सीड सेट होते हैं इनको सीड सेट जो होते हैं, जो पर्व होते हैं जिनके ऊपर पर्व संधियां पाई जाती हैं, तो इनको फरोज या फरोज में उगाया जाता है और 2 फरों के बीच की दूरी 0.5 से 1.5 मीटर रखी जाती है। सीड सेट्स को उगाने से पहले इसको 36 से 48 आवर्स तक के लिए पानी में इसको रखा जाता है, इससे इसका जर्मिनेशन अच्छा होता है। उसके बाद जब सीड्स को लगा दिया जाता है उसके बाद उनको मिट्टी से कवर्ड कर दिया जाता है और इसके अंकुरण जो होता है वह 2 वीक यानी 15 दिन में अंकुरण होने लग जाता है। इसकी फसल के लिए जो फर्टिलाइजर है वो डाला जाता है। इसमें नाइट्रोजन 120 से 250 केजी पर हेक्टेयर चाहिए होता है, फॉस्फोरस 75 केजी प्रति हेक्टेयर चाहिए और पोटेशियम 75 से 135 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा फ्रिक्वेंट इरिगेशन इसको चाहिए होता है ताकि हमारी फसल की पैदावार अच्छी हो। इसके अलावा खरपतवार का नियमित रूप से हटाया जाना बहुत जरूरी होता है और इसके गन्ने की जो फसल होती है ये लगभग 10 से 15 मंथ में तैयार हो जाती है। फसल को फिर पकी हुई फसल को काट लिया जाता है नाइफ के द्वारा। उसके बाद या फिर मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के यानी मशीनों के द्वारा भी इसको काटा जा सकता है। फसल तैयार हो गई है इसका पता इससे लगता है कि जो नीचे की जो लोअर लीव्स होती हैं वो गिरने लग जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, गिरने लग जाती हैं। इसके बाद जैसे ही हम गन्ने की फसल को काट लेते हैं इसको तुरंत फैक्ट्रीज में ले जाना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है कि जो रस की मात्रा होती है वह कम हो जाती है और बहुत जल्दी जो रस होता है वह सूखने लग जाता है। फसल के काटने के पश्चात इसको तुरंत फैक्ट्रीज में ले जाना जरूरी होता है, नहीं तो 1 से 2% जो वाटर कंटेंट होता है वो डेली इसमें लॉस्ट होने लग जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ कैसे की जाती है, तो सबसे पहले तो जो जूस होता है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसके बाद इसको स्टील रोलर्स के अंदर स्क्वीज किया जाता है जिससे सारा जो रस होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है और बचा हुआ जो गन्ना है जिसको हम अब बेगेस कहते हैं, तो बेगेस जो होता है इसका एज ए फाइबर वुडी फाइबर जो होता है जो रस निकालने के बाद जो गन्ने का भाग बचता है उसको हम क्या कहते हैं, बेगेस कहते हैं। इसके अलावा जो हमें रस मिला है उसके अंदर कई तरह के वुडी फाइबर्स और 45 से 55% उसमें वाटर होता है। जो बेगेस होते हैं उनका उपयोग फ्यूल के रूप में और पेपर बनाने में काम आता है। जो जूस हमें जो मिला है अभी वो काफी गाढ़ा ग्रेइश होता है। इसमें सुक्रोज और अदर टाइप ऑफ शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, गम्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल, कलरिंग मटेरियल, डर्ट एंड अदर एक्सट्रेनियस मटेरियल इसमें प्रेजेंट होते हैं। नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ जूस, तो जूस के प्योरिफिकेशन में निम्न तरह के स्टेप सम्मिलित हैं। पहला है क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले तो इस प्रोसेस के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको छानकर बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा विभिन्न तरह के क्लैरिफाइंग एजेंट्स अप्लाइड किए जाते हैं। इसमें एक जो प्रोसेस है जिसे हम सल्फिटेशन कहते हैं, इसके अंदर जो लाइम होता है, मिल्क ऑफ लाइम और सल्फर डाइऑक्साइड,
चूने के पानी और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ट्रीटमेंट जो किया जाता है उसको सल्फरेशन कहते हैं। इसके अलावा कार्बोनेशन मेथड किया जाता है, इसमें ट्रीटमेंट बाय कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट ऑफ द फ्री ऑर्गेनिक एसिड एंड फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड, अधिकतर रिमूव हो जाते हैं क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम सॉल्ट्स बन जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन एंड कोलाइडल कलरिंग मैटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन एज ए थिक स्कम अपेयरिंग ऑन द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर एक थिक स्कम जम जाता है, उसको हटा दिया जाता है। इसके अलावा जो प्रेसिपिटेट आया है कैल्शियम सॉल्ट्स का स्कम, उसको रिमूव कर लिया जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। नाउ द जूस इज क्लियर एंड डार्क इन कलर। अब इसके बाद आता है इवेपोरेशन। हम ये देखते हैं कि जूस जो हमें मिला है जिसके अंदर 85% वाटर, उसको बहुत अच्छे से उबाला जाता है एक निश्चित अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको बहुत उबाला जाता है जब तक यह गाढ़ा सिरप ना बन जाए। पार्शियल वैक्यूम बॉइलिंग प्रिवेंट्स डार्कनिंग एंड डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर। तो पार्शियल वैक्यूम बॉइलिंग मेथड यूज की जाती है। इस प्रकार अब जो जूस बचता है उसके अंदर 65% सॉलिड होता है और 35% वाटर इसमें रह जाता है। नाउ क्रिस्टलाइजेशन, अगले क्रिस्टलीकरण किया जाता है वैक्यूम पेन्स के अंदर और एक थिक सिरप यहाँ पर बन जाता है जिसे मैसेक्यूट कहते हैं। दूसरा इसके अंदर क्रिस्टलीकरण होने के बाद जो पानी जो बचता है उसको मोलेसेस कहा जाता है। इस प्रकार से जो शुगर हमें यहाँ क्रिस्टलाइजेशन के बाद मिलती है वह 96% प्योर होती है, लेकिन इसका कलर ब्राउन कलर का कलर यहाँ होता है। देन रिफाइनिंग, इस प्रोसेस के अंदर मोलेसेस को अलग कर लिया जाता है और बिल्कुल हमें रोज शुगर क्रिस्टल यहाँ प्राप्त होते हैं। उसके बाद रिपीटेड उसकी वॉशिंग की जाती है, रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, देन उसका डीकलराइजेशन किया जाता है विद कार्बन और इस प्रकार से हमें बिल्कुल सफेद रंग के क्रिस्टल जो होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, चमकदार क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं हमें। इसके बाद जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं उनको रोटरी ड्रायर्स के अंदर ड्राई किया जाता है। देन रिफाइंड जो शुगर होती है उसको या तो लोफ के रूप में लम्प या ग्रैनुलर या पाउडर्ड फॉर्म में उसकी पैकेजिंग की जाती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ शुगर केन, जो अभी कल्टिवेटेड स्पीशीज है शुगर केन की वह है सैक्रम ऑफिसिनेरम और सैक्रम साइनेंसिस, या फिर वो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स होते हैं इनके और वाइल्ड स्पीशीज सैक्रम स्पॉन्टेनियम के। इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप नीड्स कांस्टेंट इवोल्यूशन ऑफ न्यू इम्प्रूव्ड वेराइटीज। ब्रीडिंग वर्क ऑन शुगर केन बिगेन इन इंडिया इन 1912। तो सबसे पहले जो शुगर केन ब्रीडिंग स्टेशन है वह कोयम्बटूर में स्थापित हुआ था, तमिलनाडु में। यहाँ पर अभी लगभग 40 रिसर्च स्टेशन यहाँ पर हैं मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और 90% वेराइटीज ऑफ शुगर केन ग्रोन इन इंडिया आर डेवलप्ड बाय 5 ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। इसमें कुछ वेराइटीज हैं जैसे सीओ कोयम्बटूर 419, 622, 658। इसके अलावा डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज जो डेवलप की गई हैं इन इंडिया वह है कोयम्बटूर 331, कोयम्बटूर 213 एंड 349। इसके अलावा भी कई कल्टिवेटेड स्पीशीज जो यहाँ पर दी हुई हैं जैसे कोयम्बटूर 313। इसके अलावा लखनऊ के अंदर भी शुगर रिसर्च स्टेशन स्थापित किया हुआ है। नाउ यूजेस, केन शुगर जिसके अंदर सुक्रोज होती है C12H22O11, यह एक मीठी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है और हम काफ़ी मात्रा में इसको कंज्यूम करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में, चॉकलेट्स में, कन्फेक्शनरी, आइसक्रीम्स और कैनिंग इंडस्ट्री में। शुगर केन का जो जूस होता है उससे गुड़ और जैगरी बनाया जाता है। इसके अलावा गन्ने को ऐसे भी चूसा भी जाता है, च्युइंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जब गन्ने का प्यूरिफिकेशन होता है तो उसमें बेगेज बचता है, मोलेसेस हमें प्राप्त होता है जो काफी आगे काम आते हैं। जैसे बैगेज जो होता है वह पेपर मेकिंग में काम आता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि फ्यूल के रूप में भी बैगेज का इस्तेमाल किया जाता है। मोलेसेस का इस्तेमाल जो होता है फूड स्टफ्स में, कैंडी मेकिंग में, कुकिंग में भी विभिन्न तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रम, विनेगर, ग्लिसरॉल, लैक्टिक एसिड, इंडस्ट्रियल अल्कोहल और मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी इससे तैयार किए जाते हैं। शुगर केन वैक्स
also obtained by sulfitation of filter mud। और शुगर केन वैक्स का इस्तेमाल जो होता है वह पेपर, कार्बन पेपर, वैक्स पेपर, शू एंड अदर पॉलिशेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुड़ जो बनाया जाता है वह काफी मात्रा में लोगों के द्वारा और पशुओं को खिलाया जाता है। और विभिन्न तरह के स्वीटनिंग बेवरेजेस और स्वीट्स को बनाने में गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। काफी हेल्दी होता है और काफी मात्रा में आयरन गुड़ में उपस्थित होता है। अब कुछ डिजीज हम यहाँ पर देखते हैं जो शुगर केन यानी गन्ने की फसल में को पैदावार को कम कर देता है। जैसे पहले हम देखें रेड रोट ऑफ शुगर केन जो कॉलेडोट्राइकम फेल्केटम फंगस के द्वारा होता है। इसमें जो लीव्स होती हैं वह सूख जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं, इलोंगेटेड रेड लेसन्स उसमें दिखाई देने लगते हैं और काफी कटने फटने वह लग जाती है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं सिम्टम्स की जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कलम है वो पूरे फट गए हैं और बीच में पूरी रेड रंग की लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले तो एक रिमूव क्रॉप डेब्रिजेस फ्रॉम द प्लांटेशन टू रिड्यूस इन कलम लीव्स लेवल्स। इसके अलावा भी जो सेट्स होते हैं, जो सीड सेट्स होते हैं, उनको 0.1% कार्बेंडेजिम या ड्राई एडिमेफोन में के सॉल्यूशन में इसको 15 मिनट के लिए रखा जाता है उगाने से पहले। इसके अलावा जो सीड पीसेस होते हैं उनको हॉट वाटर के अंदर भी रखा जाता है और कई तरह की फंजीसाइड्स का एप्लीकेशन किया जाता है। शुगर का स्मट डिजीज जो अस्टिलेगो साइटेमिनिया के द्वारा होता है। इसके अंदर जो शुगर केन होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है और प्रोफ्यूज प्रोडक्शन ऑफ टिलर्स, नीचे से बहुत ज़्यादा टिलरिंग शुरू हो जाती है। इंटरनोड जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं और नैरो हो जाते हैं, पत्तियां इरेक्ट हो जाती हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक चाबुक की तरह, ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं चाबुक की तरह संरचनाएं निकलने लग जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप यहाँ देखिए वीप लाइक स्ट्रक्चर इमर्जिंग फ्रॉम टर्मिनल बर्ड। नाउ इसका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जो हम वैरायटी यूज करेंगे वह स्मट डिजीज से रेजिस्टेंस वैरायटी यहाँ पर ली जाती है। इसके अलावा जब उगाने से पहले जो सीड पीसेस होते हैं उनको हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है और जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा लीफ स्केल्ड डिजीज जो ज़ैंथोमोनास एल्बिलेनियंस के द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिजीज है यह। इसमें सिम्टम्स हम देखते हैं कि तो पेंसिल्स की तरह की लाइनिंग जो होती है लीफ लैमिना पर आपको दिखाई देती है, इटियोलेटेड हो जाती हैं पत्तियां और लीफ टिप्स जो होते हैं ड्राइंग हो जाती हैं। इसका कॉज हम देख लिया कि बैक्टीरियम कॉज इसका ज़ैंथोमोनास एल्बिलेनियंस। इसके अलावा हम देखते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव मेथड इस डिजीज को रोकने के लिए तो वही है कि हम प्लांट रेजिस्टेंस शुगर केन वैरायटीज का इस्तेमाल करें। इसके अलावा शुगर केन को जब सीड्स को हम लगाते हैं उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर देना चाहिए और कोई भी अगर ऐसा कोई खेती करते समय अगर हमें कोई डिजीज प्लांट दिखे तो उसको तुरंत रिमूव कर देना चाहिए। ना वायरल डिजीज जो इसमें होती है वो मोजेक है, जो शुगर केन मोजेक वायरस के द्वारा होती है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं काफी गहरे ग्रीन कलर के पैचेस उसमें दिखाई देते हैं और यह ग्रीन पैचेस जो होते हैं पैलर ग्रीन पैचेस से घिरे हुए दिखाई देते हैं। पत्तियां जो होती हैं वह लाल कलर की हो जाती है और पत्तियों पर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। इस डिजीज को रोकने के लिए भी हमें डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटीज जो या वायरस टॉलरेंट वैरायटीज का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारी कुछ डिजीज थी जो गन्ने की फसल की पैदावार को कम कर देती हैं। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज JDB GGC कोटा। धन्यवाद।